ये है आईपीसीसी की 6 असेसमेंट रिपोर्ट। ये इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं मई 2 फरवरी 2023 तक का। तो आईपीसीसी रिलीज द थर्ड पार्ट ऑफ द 6 असेसमेंट रिपोर्ट ARC, जिसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके पहले आईपीसीसी ने 2 और रिपोर्ट रिलीज़ करी थी। एक था क्लाइमेट चेंज 2021, द फिजिकल साइंस फेसेस द क्लाइमेट चेंज 2022, द इम्पैक्ट एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 में रिलीज़ होगी। अब ये आईपीसीसी की 6 असेसमेंट रिपोर्ट है। आईपीसीसी का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 1988 में, जो कि इंटर गवर्नमेंटल इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने साथ में 1988 में बनाया था। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गवर्नमेंट एंड ऑल लेवल्स इसमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग क्लाइमेट पॉलिसी। आईपीसीसी एक यूनियन बॉडी है फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इसमें 195 है। इट प्रिपेयर असेसमेंट रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, मेथोलॉजी रिपोर्ट असेसिंग द स्टेट ऑफ द नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाउ इट डज नॉट इटसेल्फ एंगेज इन एनी साइंटिफिक रिसर्च, बस ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। आईपीसीसी को 2007 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अब ये अपडेटेड ग्लोबल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कितना मिटिगेट कर चुके हैं, व्हाट इज द प्रोग्रेस, व्हाट आर द प्लेजेस, न्यू प्लेजेस, एंड एग्जामिन द सोर्स ऑफ द ग्लोबल एमिशन। ग्लोबली जो एमिशन हो रहा है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और चीज़ है, नोबेल प्राइज पीस प्राइज का मिला था 2007 में। मिटिगेशन टारगेट फॉर अचीविंग द क्लाइमेट गोल एज पर द आईपीसीसी AR6। तो ये क्या करता है कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करता है टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस को लिमिट करना है तो आपका GHG जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन होना चाहिए वो 43% से कम होना चाहिए बाय 2023, रिड्यूस बाय 43%। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस करना है तो 27% से बाय 2030। और नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 2050 में ही प्लान करना पड़ेगा। अगर 2 डिग्री सेल्सियस 2070 का आप कर सकते हो। मीथेन रिडक्शन जो है वो भी 34% करना पड़ेगा। 43-34 rapid and deep greenhouse gas emission reduction, immediate greenhouse gases is in all sector follow throughout 2030, 2040, 2050 नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आफ्टर द पॉइंट ऑफ नेट जीरो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ये आता है एमिशन ट्रेंड 2010 से 2019 तक जो टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन था वो अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेट एंथ्रोपोजेनिक GHG बढ़ रहा है। क्यूमुलेटिव नेट CO2 एमिशन भी बढ़ चुका है। नेट एंथ्रोपोजेनिक जो है ह्यूमन क्रिएट करते हैं ग्रीन हाउस एमिशन इंक्रीज सिंस 2010 अक्रॉस ऑल मेजर सेक्टर। एवरेज एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यूरिंग 2010 एंड ईयर देन एनुअल प्रीवियस डिकेड रेट ऑफ मतलब 2010 से लेकर 2019 में सबसे ज़्यादा तेज रेट से बढ़ा है। अगर सेक्टर देखो ग्रोथ नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन का तो सबसे ज़्यादा जो एमिशन हुआ है वो एनर्जी सप्लाई सेक्टर से हुआ है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ ने किया है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज़ ने, देन ट्रांसपोर्ट एंड देन बिल्डिंग। ये एमिशन ट्रेंड है। वेरिएशन इन रीजनल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल, एटलीस्ट 20 कंट्रीज जो है सस्टेन ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन फॉर लॉन्गर दैन 10 ईयर। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनका पर कैपिटा एमिशन बहुत ज़्यादा कम है। लीस्ट और स्मॉल आइलैंड, लीस्ट डेवलप कंट्री, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, excluding CO2 emitted from excluding CO2 emitted from land use change and foresting, land use change and foresting। 10% हाउस होल्ड जो हैं उनकी हाईएस्ट पर कैपिटा एमिशन है, कंट्रीब्यूट डिस्प्रोपोर्शनेटली लास्ट ईयर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। 10% हाइजीन की पर कैपिटा एमिशन सबसे ज़्यादा है, वो 10% ही है। इनएडिक्वेट करंट पॉलिसीज़, अभी जो है मीडियम ग्लोबल वार्मिंग जो है बोले ये कहा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से चल रहा है 3.2 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए अगर हम कोई पॉलिसी स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे। फाइनेंशियल फ्लो जो है वो 3 से 6 टाइम्स कम है, लोअर देन लेवल्स नीडेड टू लिमिट द वार्मिंग टू इतना। तो फाइनेंशियल फ्लो भी बहुत कम है। मीथेन एमिशन रिसेंटली द ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2023 की बेसलाइन रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द। अच्छा, ये मीथेन एमिशन वाली रिपोर्ट किसने करी है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन एंड द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम अबाउट मीथेन। मीथेन कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। लाइफ स्पैन इन एटमॉस्फेयर 20 ईयर्स है। लेस देन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है लाइफ स्पैन जो है वो 20 ईयर्स है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 से 80 टाइम ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 25% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हाफ ऑफ द ग्रोथ इज इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक ग्रोथ इसमें 25% ग्लोबल वार्मिंग मीथेन की वजह से होता है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन के भी इसमें हाथ है। इंडिया इज अमंग द टॉप 5 मीथेन एमिटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये वेयर इज मीथेन कमिंग फ्रॉम? मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन एमिशन सीम्स टू बी बायोलॉजिकल। ठीक है, rather than having released from एक्सट्रैक्शन ऑफ इतना। अब देखो सबसे ज़्यादा वेटलैंड से निकलती है
वेटलैंड के बाद फॉसिल फ्यूल जब एक्सट्रैक्ट करते हो तब निकलती है, लाइफ स्टॉक से निकलती है, लैंडफिल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, लैंडफिल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स होती हैं, राइस कल्टीवेशन के टाइम पे बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर, टर्माइट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल। इसमें और देखते हैं, रिपोर्ट वॉज लॉन्च्ड एट द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर मिनिस्ट्री मीटिंग। किसने किया? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोल्यूशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर की मिनिस्ट्री मीटिंग होती है 27 COP27 टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इट एग्जामिन्स द बेसलाइन प्रोजेक्शन ऑफ मीथेन एमिशन ओवर द कम्युनिकेटेड इम्प्लीकेशन फॉर द ग्लोबल मीथेन प्लेज। हमने ग्लोबल मीथेन प्लस टारगेट लिया। अमाउंट ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से उससे 260% ज़्यादा है। ह्यूमन ड्रिवन मीथेन एमिशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 45% और करंट नेट वार्मिंग, जो नेट वार्मिंग हो रही है इसमें 45% मीथेन का ही है, और भी जो ह्यूमन से निकला है। 2017 सॉ द लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज रिकॉर्डेड, सबसे ज़्यादा 2021 में हुआ। ग्लोबल मीथेन प्लस जो है अभी उसको रिसेंटली किसने ज्वाइन किया? ऑस्ट्रेलिया ने। ये COP26 2021 में लॉन्च हुआ था टू कैटलाइज एक्शन टू रिड्यूस COP26 2021 US और यूरोपियन यूनियन टू कलेक्टिवली रिड्यूस द मीथेन एमिशन बाय एटलीस्ट 30% बिलो 2020 लेवल बाय 2030। मोर देन 100 कंट्री वर्किंग टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर 45 more than 100 countries who are together responsible for 45% global human caused methane emission. India did not sign the pledge because of its concern over the impact on the country's vast farm sector and the role of livestock. क्योंकि अगर हम इस पर ज्वाइन कर लेंगे तो फार्म सेक्टर और लाइफ स्टॉक सेक्टर दोनों ही अफेक्टेड होंगे। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की बात करते हैं। एज पर ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जस्ट 30 फॉसिल फ्यूल कंपनी दे अकाउंट फॉर नियरली, जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज है 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज है, नियरली हाफ ऑफ द प्लैनेट वार्मिंग मीथेन एमिटेड बाय द वर्ल्ड एनर्जी सेक्टर। A non-profit organization which aims to develop and share information in support of the worldwide movement for clean energy। तो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जो है वो क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट डेवलप्स एज वेल एज शेयर इन्फॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर क्लीन एनर्जी। इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी according to a report by International Methane Emission Observatory, cutting methane emission is fastest way to tackle climate change in short term. It is an initiative by United Environment Program launched in 2021 with support from European Commission. It catalyzes a reduction of methane emissions starting with the fossil fuel sector, core implementing partner of the global methane pledge. NASA's Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) mission. Earth Surface Mineral Dust Source Investigation Mission (EMIT). Earth Source Mineral Dust Source Investigation Mission. Methane super emitters were mapped by NASA's Earth Surface Mineral Dust Source Investigation. NASA Earth Surface Mineral Dust Source Investigation Mission. Methane sub-emitter were mapped by NASA Earth Surface Mineral Dust Source Investigation. EMIT mission, it helps to identify more than 50 super emitters of methane gas in Central Asia, West Asia, Southwestern US. Super emitters facilitate equipment and other infrastructure, typically in the fossil fuel, waste or agriculture sectors, that emit methane at high rate. एक सेकेंड। NASA को क्या किया? To catalyze the reduction of the methane emission starting with the fossil fuel sector, co-implementing global methane pledge. Methane super emitter were mapped by NASA's Earth Surface Mineral Dust Source Investigation. ये नासा का अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन एमिट मिशन ने उसने सुपर मीटर को मीथेन सुपर मीटर्स है। एमिट मिशन इट हेल्प टू आइडेंटिफाई मोर देन 50 सुपर मीटर्स ऑफ मीथेन गैस इन सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। सुपर मीटर्स फैसिलिटेट facilities, equipment and other infrastructure, typically in the fossil fuel waste or agriculture sector that emit methane at high rate. So source of super emitters है। Ocean acidification and Arctic ice. A team of researchers has tracked changing chemistry of the western region of the Arctic Ocean after discovering acidity levels increasing 3 to 4 times faster than ocean waters elsewhere. So क्या हुआ? Global Ocean Acidification Observing Network, GOA ON. The Global Ocean Acidification Observing Network. It is a collaborative international network established in 2012. It detects and understands the driver of ocean acidification in estuarine coastal open ocean environment, the resulting impact on marine ecosystem, and to make the information available to optimize modeling studies. To detect and understand the driver of ocean acidification. कहाँ पे हो रहा है? Estuarine coastal open ocean environment. It's the resulting impact on marine ecosystem, and to make the information available. Detect and understand the driver of ocean acidification. Detect and understand the drivers of ocean acidification.
डेटा कैन अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। कहाँ पर? एस्टुअरिन एरियाज में, कोस्टल ओपन ओशियन में, द रिजल्टिंग इम्पैक्ट ऑन मैरीन इकोसिस्टम एंड टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑप्टिमाइज द मॉडलिंग स्टडीज। ठीक है, हाउ डज ओशन एसिडिफिकेशन वर्क? Reduction in the pH of the ocean over an extended period of time primarily causes the uptake of CO2 from the atmosphere, harmful to life forms relying on the carbonate-based shell skeleton altered marine food chain. A geographical region is spreading around the North Pole, generally defined as the area within the Arctic Circle. Within the Arctic Circle, a line of latitude about 66.5 north of the equator, melting of ice. Significance of ice. आर्टिक क्या है? यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मेकिंग रीजन मोर एक्सेसिबल फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन लाइक ऑयल, gas, reserve, mineral, and metal. Possibilities to open Northern Sea Road as a new trade route. It helps circulate world oceans current and is characterized as a world's climate change. That is a barometer. आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम सिंस इंडिया इन आर्कटिक जो है वो 2007 से वहाँ पे आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम में 2007 में इसने पहली अपनी फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी दिखाई थी। वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स इन द आर्कटिक काउंसिल इंडियन आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड इन नॉर्वे एंड सर्व एज अ हब ऑफ इंडियन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सिंस 2008। ये देख लेते हैं। हाउ डज ओशन एसिडिफिकेशन वर्क, ये पढ़ लिया था। हाँ, अब सी वाटर लेट 1800 रिड्यूस एसिडिटी, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाके पानी में गया, उसने H2CO3 कार्बनिक एसिड फ्री हाइड्रोनियम आयंस बनाए और कार्बोनेट आयन जो आए थे वो HCO3 बनाए थे बाई कार्बोनेट। एबंडेंट हेल्दी कोरल मोलस एंड अदर मराइन कैल्सिफायर। अभी यहाँ पे क्या है? फ्यूअर कार्बोनेट आयन अच्छे खासे थे, फ्यूअर कार्बोनेट आयन है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, आर्कटिक इज हीटिंग अप टू 4 टाइम एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। हम बार बार कहते हैं आर्कटिक बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, क्यों? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की वजह से। इट्स द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन इज द एनहांसमेंट ऑफ द नियर सरफेस एयर टेम्परेचर और चेंज ओवर आर्कटिक रेडिएट टू लोअर एटीट्यूड। तो यहाँ पे जो नियर सरफेस के आसपास की जो एयर टेम्परेचर है, एयर है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आइस एल्बिडो फीडबैक की वजह से, लैप्स रेट, आइस एल्बिडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक, ओशन हीट ट्रांसपोर्ट। Impact affects fauna of the region, especially polar bear, whale, and seal. Would open up new sea trade route. Would facilitate further extraction of natural resource. It affects the fauna of the region, especially polar bear, whale, and seal. Affects the fauna of the region, especially polar bear, whales, and sea. Impact, it affects the fauna of the region. ठीक है, fauna मतलब पोलर बियर, वेल और सील को। दे एंड वुड ओपन अप द न्यू सी ट्रेड रूट, वुड फैसिलिटेट फर्दर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये सब नहीं, तो नेचुरल रिसोर्स, ट्रेड रूट, लेकिन ये fauna को अफेक्ट करेगा। रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, आइस एल्बिडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर एंड ओशन ट्रांसपोर्ट। Zombie ice or domed ice. Zombie ice from the massive Greenland ice sheet will eventually raise global sea level by at least 10 inches. Is that ice that is still attached to thicker areas of ice but is no longer getting fed by those large glaciers because parent glaciers are getting less replenishing snow. Zombie ice ओके और डूम्ड आइस। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022 यूएस के नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज करी थी। एनुअली हर साल निकलती 2006 से। Arctic Report Card, a peer-review source that provides an up-to-date environment information on the Arctic. Key highlights are Arctic continues to warm more than twice as fast as the rest of the world. Persistent summer sea ice due to the cooler sea surface temperature. Arctic continues to warm more than twice as fast as the rest of the globe. Persistent summer sea ice due to cooler surface water and north wind at Chukchi Sea. Persistent summer sea ice due to cooler water surface and north wind at Chukchi Sea. Now International Confidence Convention and the Initiative, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो 27 कॉप 27 हुआ था। तो कॉप 27 किसकी हुई थी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कहाँ पे हुई थी? शर्म अल शेख, इजिप्ट में। सिग्निफिकेंस क्या है? इट एम्स टू बिल्ड ऑन प्रीवियस सक्सेस इंक्लूडिंग द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, जो कि कॉप 20। तो कॉप 26 ग्लासगो, कॉप 27 शर्म अल शेख, इजिप्ट। एंड पे द वे फॉर द हायर एम्बिशन ऑन मिटिगेशन करना है। मिटिगेशन जो भी है, अडेप्टेशन, क्लाइमेट फाइनेंस विद फोकस ऑन लॉस एंड डैमेज। ऑल्सो इंक्लूड द कॉप 17। कॉप 17 किसकी हुई है? पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल, CMP 17, और एक है पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस मीटिंग हुई है,
एग्रीमेंट हुआ है, कॉप वो हो गया है, पेरिस वाला पेरिस वाला 4, क्योटो वाला 17, कॉन्क्रीट विद रिलीज और समरसेक इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अच्छा चलो इधर देखते हैं। मेजर आउटकम ऑफ COP26 2021 में जो ग्लासगो हुआ था, ठीक है। फर्स्ट एवर COP डिसीजन टू एक्सप्लिसिटली टारगेट द एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल, कॉलिंग फॉर अ फेस डाउन ऑफ अनअबेटेड कोल एंड फेस डाउन, एक देखो अनअबेटेड कोल को फेस डाउन करना है और फेस आउट करना है फ्यूल इनएफिशिएंट फ्यूल फॉसिल फ्यूल सब्सिडी, finalization of the international carbon market, SMLC world program of the global goal on adaptation post COP26। Sharm el-Sheikh में क्या होता, Bonn Climate Change Conference was held with the outcome such as the first technical dialogue of the global stocktake draft of the global goal on adaptation, ठीक है। उसके बाद फिर करते हैं adopting transformative adaptation agenda, providing agenda हमको देना है, it's provide, mobilize and deliver climate finance for developing countries। क्या करना है, provide, mobilize and deliver climate finance for developing countries, avoid backsliding on community commitments and pledges, avoid backsliding on commitment and pledges, ensuring to manage and just transition based on low emission and climate resilient development, action to clarify support for loss and damage, shifting from pledging to implementation at a scale and on time, adopting transformative एडाप्टेशन एजेंडा, एक एडाप्टेशन हो गया, ठीक है, अडाप्ट कैसे करना है। दूसरा है शिफ्टिंग फ्रॉम प्लजिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, अडाप्ट टू क्लैरिफाई सपोर्ट फॉर लॉस एंड डैमेज, अवॉइड बैक स्लाइडिंग कमिटमेंट, एंश्योरिंग अ मैनेज एंड जस्ट ट्रांजिशन कैसे चाहिए, मैनेज एंड जस्ट बेस्ड ऑन कैसे कर सकते हैं, लो एमिशन क्लाइमेट रिजिलेंट डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग मोबिलाइजिंग एंड डिलीवरिंग क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, प्रोवाइड मोबिलाइज एंड डिलीवर। Important decisions and development. Climate target. Countries requested to revisit and strengthen their 2030 climate target by the end of 2023 as necessary to align with the Paris Agreement. ठीक है, finalize the details of mitigation work program to urgently scale up mitigation ambition and implementation of this decade, and develop a framework for the global goal on adaptation to be undertaken through a structured approach under the Glasgow Sharm el-Sheikh World Program in 2023 at COP28. New pledges totaling more than $230 million made to the adaptation fund. Sharm el-Sheikh dialogue launched on Arctic 2.1 degrees Celsius is of the Paris Agreement to report back at एक second. Countries requested to revisit and strengthen their 2030 climate target by the end of 2023. Message 3, revisit strengthen their 2030 climate target by the end of, जो अपने टारगेट है वो 2023 तक सेट कर लो, पेरिस एग्रीमेंट के अलाइन होने चाहिए। फाइनलाइज द डिटेल ऑफ मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, जैसे कि आप मिटिगेशन एम्बिशन इम्प्लीमेंटेशन को स्केल अप करो। डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन टू बी अंडरटेकन थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अंडर द ग्लासगो शर्म el-Sheikh वर्क प्रोग्राम इन 2023 एट COP28. New pledges totaling more than $230 million made to the adaptation fund. Sharm el-Sheikh dialogue launched on Article 2.1 and C of the Paris Agreement to report back at COP28. Article 2.1C reads financial flows should be aligned with global temperature target. New funding arrangements established for loss and damage. It will assist developing countries that are particularly vulnerable to the adverse effect of climate change. A transitional committee to be set up to make recommendation for the operationalization of the new funding agreement at COP28. Institutional arrangement for operationalization of the Santiago network. The host security of the network will be selected by 2003. It calls to transition towards low emission energy system. A call to accelerate efforts toward the phase down of unabated coal power, phase out of inefficient fossil fuel subsidy. Multilateral development bank and international financial institutions encouraged to reform their operational model, channel and instrument to address the global climate emergency. It is a work program on just transition launched. Includes annual high-level ministerial roundtable with the first taking place at COP28. Coronavia Joint Work for Agriculture. Give another 4-year lease by establishment of the 4-year Sharm el-Sheikh Joint Work on Implementation of Climate Action on Agriculture and Food Security. Coronavia Joint Work for Agriculture. Coronavia Joint Work for Agriculture. Give another 4-year lease by establishment of the 4-year Sharm el-Sheikh Joint Work on Implementation
joint work for agriculture given as a 4-year lease for establishment of 4-year Sharm el Sheikh joint work on implementation of climate action on agriculture and food security. Coroniva joint work for agriculture is the only program to focus on agriculture and food security. The first joint work program of the Technology Executive Committee and the Climate Technology Center and Network set up for 2023 से 2027. First COP covered decision to mention food, river, nature-based solution, tipping point, and the right to a healthy environment. Breakthrough agenda set priorities. Signatories to breakthrough agenda, they have mapped जो ब्रेक थ्रू एजेंडा जिन्होंने साइन किया है उन्होंने कुछ प्रायोरिटी एक्शन दैट टू नीड टू बी डिलीवर्ड बाय COP28 क्लाइमेट समिट टू हेल्प क्लीन टेक्नोलॉजी. जितनी भी क्लीन टेक्नोलॉजीज हैं वो चीप एज वेल एज और क्लीनर होनी चाहिए. लॉन्च एट COP26 वाया कोलिशन ऑफ अबाउट. ये ब्रेक थ्रू एजेंडा सेट प्रिंसिपल किसने लॉन्च किया था? 2026 में इंडिया का 2026 में इंडिया का सिग्नेटरी है. टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज बिजनेस सिविल सोसाइटी जिससे वो डीकार्बनाइजेशन कर सकें 5 सेक्टर्स में. डीकार्बनाइजेशन भी वर्ड है. पावर में, रोड ट्रांसपोर्ट में, स्टील में, हाइड्रोजन में, एग्रीकल्चर में. प्रायोरिटी एक्शन इंक्लूड्स एग्रीमेंट टू डेवलप कॉमन डेफिनेशन फॉर द लो एमिशन and near zero emission steel, hydrogen and sustainable batteries, ramp up deployment of essential infrastructure project, set a common target date to phase out polluting cars and vehicles consistent with Paris Agreement. Set up a common target date to phase out polluting. जैसे अब जितनी भी पॉलिटिक कार्स है और व्हीकल्स है उनको फेस आउट कर दो दैट आर कंसिस्टेंट विद पेरिस एग्रीमेंट. इट स्टिमुलेट्स ग्लोबल डिमांड फॉर ग्रीन इंडस्ट्रियल गुड. ग्लोबल डिमांड किसकी? फॉर ग्रीन इंडस्ट्रियल गुड. स्टिमुलेट ग्लोबल डिमांड फॉर ग्रीन इंडस्ट्रियल गुड. अबाउट फर्स्ट मूवर कोलिशन, ये यूएस ने लॉन्च किया था बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम at COP26 in Glasgow, Scotland. India has joined the First Mover Coalition Steering Board, a global initiative harnessing the purchasing power of companies to decarbonize the 7 hard to abate. फर्स्ट मूवर कोलिशन 2026 ग्लासगो में यूज़ हुआ था. ब्रेक थ्रू एजेंडा 2021 में COP26 में ब्रेक थ्रू एजेंडा भी हुआ था और फर्स्ट मूवर कोलिशन बाय ये यूएस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड. इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया है. A global steering board, a global initiative harnessing the purchasing power of companies to decarbonize 7 hard to abate industrial sector जैसे कि एल्यूमिनियम है, एविएशन है, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील, ट्रकिंग सेक्टर. AACC SST taking account for 30% of global emission. It seeks to commercialize zero carbon technology and to scale up critical emerging technology that are essential for the net zero transition. Zero carbon technology, critical emerging technology, net zero transition. Net zero transition, zero carbon, commercialize zero carbon technology, critical emerging technology, net zero. Zero carbon, critical emerging, net zero. Drive investment in agriculture research, development and demonstration. Priority action supported by various initiatives. First Mover Coalition, Climate Investment Fund. It is the largest multilateral climate fund that is focused on transformational climate innovation in 72 middle and low-income countries. Mission Possible Partnership and Alliance of leading climate organizations. इंडोनेशिया का जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप. इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप. इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप. इसमें 20 बिलियन मोबिलाइज करना है. वॉज प्रेजेंटेड एट द साइड लाइन्स ऑफ द G20 समिट. Just Energy Transition Partnership Climate Finance Agreement in which donor countries they work together to accelerate the early retirement of high emission infrastructure in partner countries. It provides support for investment in renewable energy as well as the related infrastructure. Renewable energy, हाई एमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रिटायर कर दो. जो जितने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हाई एमिशन हो रहा है उसे रिटायर कर दो. रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करो. जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप एक बार फिर से देख लेते हैं. 20 बिलियन मोबिलाइज करना है G20 समिट में. G20 एट द साइड लाइन. तो अनाउंस इन 2021. कब आया था? 2021 बाय साउथ अफ्रीका एंड इंटरनेशनल पार्टनर ग्रुप ऑफ फ्रांस, Germany, UK, USA and European Union. Global Just Energy Transition Partnership, Just Transition for Citizen. अब इस Just Transition के लिए क्या चाहिए? कैपिटल. हमें प्राइवेट कैपिटल टू फाइनेंस डीकार्बनाइजेशन. फैसिलिटेट ईज और डीकमिशनिंग ऑफ द कोल फायर्ड पावर प्लांट. यूनाइटेड नेशन UNFCCC ये भी इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है. ओपन फॉर सिग्नेचर एट द रियो अर्थ समिट 1992 एंड 1994. इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में. इट स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन. ठीक है, जिसकी वजह से
is that was at a level that would prevent dangerous anthropogenic intervention with the climate system within a time frame sufficient to allow ecosystem to adapt naturally to climate change. To ensure food production is not threatened, economic development to proceed in a certain economic development कैसा होना चाहिए सस्टेनेबल तरीके से. Food production should not be threatened. Stabilize greenhouse gas concentration. कितने मेंबरशिप है 198. ये एग्रीमेंट इस्टेब्लिश में क्योटो और पेरिस. ठीक है, इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी. कॉन्फ्रेंस सर्विंग और पार्टी सर्विंग एज अ मीटिंग ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल और मीटिंग ऑफ पेरिस सेगमेंट. तो पेरिस सेगमेंट को सीएमए बोलते हैं और क्योटो को सीएमपी बोलते हैं. सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ ऑल द ऑफ द कन्वेंशन. उसके बाद ऑल स्टेट दैट आर पार्टीज टू द कन्वेंशन आर रिप्रेजेंटेड एट कॉप मीट्स एवरी ईयर अनलेस द पार्टीज डिसाइड अदरवाइज. और सीएमपी oversees implementation of Kyoto Protocol. All states that are parties to the Kyoto Protocol are presented. They are not participate as observer. Oversees the implementation of the all states of the parties are represented. Okay. Oversees implementation of the Paris Agreement and take decision to promote its effective implementation. All states that are parties to the Paris Agreement are represented. Children and not parties participate as observer. India's long-term low emission development strategy. Long-term low emission development strategy. लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. इंडिया ने अपना लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी टू द यूएनएफसीसी. इंडिया का लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन टू द क्यूमुलेटिव ग्रीन जीएचजी एमिशन बहुत मिनिस्क्यूल है. इंडिया हैज सिग्निफिकेंट एनर्जी नीड्स फॉर डेवलपमेंट. इंडिया इज कमिटेड टू परस्यू लो कार्बन स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट एंड इज एक्टिवली परस्यूइंग देम एज पर द नेशनल सर्कमस्टेंसेज. इंडिया नीड्स टू बिल्ड क्लाइमेट रेसिलियंस. पार्टी ये यूएनएफसीसी का मेंबर है. एग्री टू फॉर्मेट एंड क्यूमुलेट लो long-term low emission development strategy under the 4.0 Paris Agreement. COP26 as Glasgow party that have not yet done so had been asked to communicate their by 2027. It formulated mindful of Article 2 consider the common but differentiated responsibility and respective capacity. Common but differentiated responsibility and respective capability. Differentiated responsibility and respective capability in the light of the different national circumstances, not mandatory like nationally determined contributions. ये मैंडेटरी नहीं है. टिपिकली ब्रॉडन इन स्कोप एनडीसी मैंडेटरी है. टिपिकली ब्रॉडन स्कोप देन एनडीसी एंड इंकॉर्पोरेट गॉड डेवलपमेंट गोल एज वेल एज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कितना. देखो हमें हमारे गोल क्या डेवलपमेंट करने के लिए, उसके लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए. अबाउट इंडियाज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लेज आउट द स्टेप टू अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070. इट रेस्ट ऑन 7 की ट्रांजिशन टू लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे. Information by the Vision of Life Lifestyle for Environment. In our Lifetime campaign, National Museum of Natural History under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, United Nations Development Program. In our lifetime, ठीक है कैंपेन. तो लाइफस्टाइल की लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इन आवर लाइफटाइम कैंपेन किया था. नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इंकरेज करता है यूथ बिटवीन 18 से 23 साल टू बिकम द मैसेज बियरर. इसका सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. द यूथ विल बी encouraged to submit their climate action and contribute to the lifestyle for the environment within their capacity, which are sustainable, scalable and serve as a good practice that can be shared globally. Submit उसके बाद climate action that contribute lifestyle for the environment within their capacity, which are और वो कैसी होनी चाहिए? sustainable and scalable good practice that can शेयर्ड. अभी हम फिर से यहाँ से देखते हैं. So long-term low emission development strategy, low carbon development of electricity is system consistent with the development. Nationally determined contribution target 50% of the non-fossil fuel capacity by 2023. Renewable purchase obligation for distribution companies, open access consumers and captive power plant. Renewable purchase obligation, clean energy corridor or to strengthen transmission networks in 8 renewable energy rich state. जो ट्रांसमिशन कर सकता है, जो रिच स्टेट है किसमें रिन्यूएबल एनर्जी में, वहाँ से ट्रांसमिशन हो सके. और 3-fold राइज इन न्यूक्लिएटेड इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 2032. इंटीग्रेटेड इन एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एफिशिएंट, इंक्लूसिव. इंटीग्रेटेड एफिशिएंट कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेटेड एफिशिएंट लो कार्बन ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेटेड एफिशिएंट लो कार्बन ट्रांसपोर्ट. 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025. इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट जीरो बाय 2030. लीप फ्रॉगिंग टू डायरेक्टली रीच भारत स्टेज 6 एमिशन. नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कंट्री पीएम गति शक्ति. तो पीएम गति शक्ति 21 बाय 2025. इंडियन रेलवे नेट जीरो बाय 2030. लीप फ्रॉगिंग भारत 6. ये हो गया. इलेक्ट्रिसिटी वाले के लिए क्या हो गया? nationally determined content 50% target from
नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2023, फिर रिन्यूएबल परचेज एप्लीकेशन किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ट्रांसमिशन हो गया, और 3 फॉर इंक्रीज इन न्यूक्लियर इंस्टॉल बाय 2032। अडेप्टेशन इन अर्बन डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन होनी चाहिए एनर्जी एंड मटेरियल एफिशिएंसी इन बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क, नेशनल बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इको निवास संहिता, इट इज़ एन एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इको निवास संहिता, इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2021, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है, ये दोनों हो गए। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट भी, तो एक हो गया नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, जिसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 2021 में आया था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2021 में, इकोनॉमिक वाइड डी कपलिंग ऑफ द ग्रोथ फ्रॉम एमिशन एंड डेवलपमेंट एंड ऑफ एन innovative low emission industrial system, national mission for enhanced efficiency and sustainable habitat, standard and labeling system, energy efficiency financing platform, fuel switching through promotion of natural gas and the national policy on the biofuel, material efficiency through policies on resource efficiency, plastic and e-waste and steel recycling, green hydrogen technology and infrastructure promotion, technology कैसे, green hydrogen technology infrastructure promotion, CO2 removal and related engineering solution, research and development and building human and infrastructure capacity to evolve technology and methodologies like carbon capture, utilization and storage, enhancing forest and vegetation cover consistent with socio-economic and ecological concentration, national determined conservation target create an additional carbon sink 2.5 से 3 billion tons of CO2 equivalent by 2030, other voluntary contribution to restore 26 million and hectare degraded land by 2030 is 12 national biodiversity target in line with 20 global HE biodiversity goal. HE biodiversity goal. Now, major policies and institution, National Mission for Green India, National Afforestation Program, Nagar Van Yojana, National RED, DD Plus, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, Strategy 2018, Major Greening Effort of the National Highway Authority of India and Indian Railways. तो बेसिकली इस सेक्टर में, वेजिटेशन सेक्टर में क्या क्या खेल लिया हमने, 26 मिलियन डिग्रेडेड लैंड बाय 26 मिलियन हेक्टर, 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन लाइन विद 20 बायोडाइवर्सिटी HE टारगेट, फिर नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, नगर वन योजना, नेशनल रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिग्रेडेड डिफॉरेस्टेशन and forest degradation strategy, greening our national highway authority of India, Indian Railway, economic and financial aspect of low carbon development. अगर लो कार्बन डेवलपमेंट होगा तो उसके इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या होगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आती है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो फॉलो करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, सेबी फॉर मैंडेटरी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, इंक्लूजन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप एस्टैब्लिश्ड बाय RBI टू लीड रेगुलेटरी इनिशिएटिव इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लिंक टू द क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। ठीक है, हमने लाइव पढ़ लिया था। ओके, 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग कहाँ पे हुई थी, स्टॉकहोम में, स्वीडन में, टू कॉमेमोरेट द 50 ईयर्स सिंस 1972 ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसी को कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, विच मेड द इन्वायरमेंट अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टॉकहोम प्लस 50 एक हेल्दी प्लानट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्दी प्लानट। स्टॉकहोम प्लस 50 का थीम क्या है, हेल्दी प्लानट, किसके लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये हमारी अपॉर्चुनिटी भी है। अ वेरी नाइस थीम, अ हेल्दी प्लानट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं और इनिशिएटिव्स हैं उन्हें शेयर करते हैं। सस्टेनेबल रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इशू, ये 1972 में ऑर्गेनाइज हुआ था, टू कोऑर्डिनेट ग्लोबल एफर्ट टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड सेफगार्ड द नेचुरल इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट। ठीक है, पहले बात तो सब कोऑर्डिनेशन में था, ग्लोबल एफर्ट था सस्टेनेबिलिटी के लिए एज वेल एज सेफगार्ड करने के लिए था नेचुरल इन्वायरमेंट, विद द थीम ओनली वन अर्थ। इसमें 122 कंट्रीज हैं जिन्होंने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था ऑन 26 प्रिंसिपल एंड एन एक्शन प्लान। 3 डायमेंशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, कंट्रीज एग्रीइंग नॉट टू हार्म ईच अदर्स इन्वायरमेंट और द एरियाज बियॉन्ड नेशनल jurisdiction,
action plan to study the threat of the earth environment and establishment of the international body called UN Environment Program. ठीक है, countries agreeing not to harm each other's environment or the areas beyond national jurisdiction. Action plan to study the threat to the earth environment, establishment of international body called the United Nations Environment Program. इसी टाइम पे सेटअप हुआ था to bring जो और कोऑपरेशन लाएगा, ठीक है, थ्रेट को स्टडी करेगा, दूसरे के इन्वायरमेंट को लॉस नहीं करेगा. ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी. 122 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था. कितने प्रिंसिपल्स इन एक्शन प्लान है? 26. अदर आउटकम एंड सक्सेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ थीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 20 ईयर लेटर. कब हुआ था? इन 1992 UN Conference in Environment and Development. The Earth Summit in Rio de Janeiro defined the sustainable development. एक सेकेंड, ये 1972 में, इसके 20 ईयर्स लेटर 1992 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रिपोर्ट आई थी. अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो. अब इसमें कुछ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स हैं. द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये पहली मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट था दैट कोडिफाइड प्रिकॉशनरी मेजर्स बाय 1985. फिर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल था. दोज प्रोड्यूसिंग पोल्यूशन शुड बेयर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट टू प्रिवेंट द डैमेज टू द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज द ओनली फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट आउट ऑफ द 130 nations returning at the foreign head of the government out of 113 nations in attendance of the Stockholm Conference. मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज़ करता है. अब ये सारी बहुत ध्यान से देखो. 1971 में रामसार कन्वेंशन आया था, किस पे? वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में. 1972 में कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एज वेल एज द नेचुरल हेरिटेज. 1973 में साइट्स दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. 1973 और या 1978 के आसपास कह सकते हो कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम सी, इसे कहते हैं मार्पोल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द शिप मार्पोल. 1970 ने यूनाइटेड नेशन और इसी कन्वेंशन ने लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन. 1985-87 वियना कन्वेंशन. 85 में वियना कन्वेंशन था और 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. दोनों किसके लिए हैं? ओजोन लेयर के लिए. 1989 में बेसल कन्वेंशन. बेसल कन्वेंशन किसके लिए था? कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल. बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट. फिर 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. फिर 1998 में रॉटरडैम कन्वेंशन. रॉटरडैम किसके लिए था? हैजार्डस केमिकल इन इंटरनेशनल ट्रेड में. फिर 1998 में आरहुस कन्वेंशन. आरहुस कन्वेंशन किसके लिए था? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. किसके लिए इंफॉर्मेशन? पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू जस्टिस. Public participation, access to justice in environment matter. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant 2001. मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी 2013. मिनामाटा कन्वेंशन 2013. ओके. स्टॉकहोम 50+ रिकमेंडेशन फॉर एक्समेंट. ह्यूमन वेलबींग का सेंटर पे रखो. ह्यूमन वेलबींग सेंटर रहेगा. उसके बाद भी हमको हेल्दी प्लेनेट चाहिए एज वेल एज द प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. रिकॉग्नाइज एंड इम्प्लीमेंट द राइट टू द क्लीन, healthy and sustainable environment. Adopting system-wide changes in our current economic system. Accelerate transformation of a high-impact sectors. It helps developing countries to tackle climate environmental changes by access and support for digital and technological solution. जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए कि अपने इन्वायरमेंट चैलेंज को टैकल कर सके और इसके लिए उनको डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन का एक्सेस एज वेल एज सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. थैंक यू. बेस करा